बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इतवार 24 जुलाई 2022 सुबह सवेरे दुबई के 160 मील शुमाल मशरिक में PIA के 2 मुसाफिर बरदार फ़्लाइट्स फ़ज़ा में आपस में टकराने से बाल बाल बच गईं। अल्हम्दुलिल्लाह इस खौफनाक मिड एयर कोलिजन से बचाव इन हवाई जहाज़ों में नस्ब आपस में टकराने से बचाने वाले आले TCAS की बदौलत हुआ। इस हादसे में शामिल PIA की फ़्लाइट PK211 बोइंग 777-200 था और PK286 एयरबस 320-200 थी। बोइंग 777 की फ़्लाइट दुबई से इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, जबकि एयरबस 320 दोहा से पेशावर बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट थी। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब ये दोनों फ़्लाइट्स ईरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट के राब्ते में थीं। PIA211 बोइंग 777 के पायलट ने ईरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल से 36,000 फुट की बुलंदी से नीचे उतरने डिसेंट करने की परमिशन मांगी, जिसके जवाब में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने उन्हें कहा कि आप जब 36,000 फुट की बुलंदी से नीचे उतरने के लिए तैयार हों तो हमें उस वक्त कॉल करें, हम आपको उस वक्त फ़्लाइट लेवल 200 यानी 20,000 फुट तक नीचे उतरने की इजाज़त देंगे। ये इंस्ट्रक्शंस वाज़ेह थीं और पायलट ने उन्हें ठीक ठीक कॉपी कर लिया। अब ये फ़्लाइट दुबई लैंड करने के लिए तैयारी कर रही थी। ठीक इसी वक्त दोहा से पेशावर बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाली PIA की फ़्लाइट ने ईरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को राब्ता किया। ये फ़्लाइट PK211 बोइंग 777 के बिल्कुल सामने 35,000 फुट की बुलंदी पर सामने और नीचे थी। किसी भी बड़े एयरपोर्ट के 100-150 मील के अंदर ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि वहाँ लैंड करने वाली फ़्लाइट्स अपने क्रूजिंग लेवल यानी वो बुलंदी जिस पर वो यहाँ तक पहुँची हैं कम करना शुरू करती हैं ताकि वो अपनी मंजिल पर बआसानी लैंड कर सकें। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ये बहुत नॉर्मल सूरत हाल होती है और बोइंग 777 जिसने दुबई लैंड करना था उसे अपने सामने से आने वाली ट्रैफिक एयरबस 320 क्रॉस कर जाने पर डिसेंड यानी नीचे उतरने की इजाज़त मिलनी थी। जब ये दोनों फ़्लाइट्स एक ही रूट पर सिर्फ आमने सामने 15 मील की दूरी पर थीं तो अचानक PIA286 एयरबस 320 जो कि 35,000 फुट की बुलंदी पर थी और सामने से आ रही थी, TCAS RA की वार्निंग पर 35,000 फुट की बुलंदी छोड़कर एमरजेंसी में नीचे उतरने की कॉल दे दी। इसका मतलब ये है कि हवाई जहाज़ों के अंदर आपस में तसादुम से बचाव के लिए जो आलात नस्ब हैं, ये वार्निंग उन आलात ने दी थी कि अगले चंद लम्हों में आप सामने से आने वाले बोइंग 777 हवाई जहाज़ से जो कि 36,000 फुट से नीचे उतर रहा था उसके साथ टकरा जाएंगे। इस वार्निंग के साथ ही ये इंस्ट्रक्शंस भी आई कि आप फ़ौरन 35,000 फुट की बुलंदी छोड़कर तेज़ी से नीचे की तरफ डाइव लगाएं ताकि ऊपर से आने वाले हवाई जहाज़ से महफूज रह सकें। दरअसल हुआ ये था कि इस हवाई जहाज़ एयरबस 320 के सामने से आने वाली दुबई की फ़्लाइट PIA211 गलती से 36,000 फुट की बुलंदी को छोड़कर नीचे उतरना शुरू हो गई थी और अभी उसने अपने सामने से आने वाली रेसिप्रोकल ट्रैफिक एयरबस 320 को जो कि 35,000 फुट की बुलंदी पर थी क्रॉस नहीं किया था। ये तो बाद में तहकीकात से पता चलना था कि गलती पायलट की थी या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की थी। जैसे ही बोइंग 777 ने अपना लेवल छोड़ा, सामने से आने वाली एयरबस 320 के कंप्यूटर TCAS ने इस खतरे को भांप लिया कि अगले चंद लम्हात के बाद सामने से आने वाला बोइंग 777 इससे टकरा सकता है। फ़ौरन पायलट के लिए एक वार्निंग दे दी जो कॉकपिट में बहुत बुलंद आवाज़ में सुनी गई। ये वार्निंग और हिदायत फ़ौरन हवाई जहाज़ को नीचे ले जाने की थी। चुनांचा SOP के मुताबिक पायलट ने फ़ौरन ऑटो पायलट डिसएंगेज कर दिया, यानी हवाई जहाज़ का कंट्रोल कंप्यूटर के बजाय खुद संभाल लिया और फ़ौरन हवाई जहाज़ को डाइव में डाल दिया ताकि ऊपर से नीचे उतरने वाले और सामने से आने वाले हवाई जहाज़ बोइंग 777 से बच सके। अब चूँकि ये वार्निंग दूसरे हवाई जहाज़ बोइंग 777 को भी मिली थी तो उसने भी फ़ौरन नीचे उतरना बंद कर दिया और वापस 36,000 फुट की बुलंदी की तरफ चढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हात के बाद ये फ़्लाइट्स ख़तरनाक सूरत हाल से बाहर आ गईं। अल्हम्दुलिल्लाह ईरान की एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो SOP के मुताबिक इन हवाई जहाज़ों को TCAS RA की वार्निंग पर अमल करते हुए देख रही थी, क्योंकि असूलन वो इस वक्त कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे क्योंकि पायलट ने उनकी बात नहीं सुननी थी। वो सिर्फ कंप्यूटर की दी हुई हिदायत पर अमल कर रहे थे। जब ये फ़्लाइट्स एक दूसरे से क्लियर हो गईं तो ईरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने PIA की फ़्लाइट 211 जो दुबई की फ़्लाइट थी उसको कॉल किया और कहा कि आपको हमने नीचे उतरने की इजाज़त नहीं दी थी, आपने अपना 36,000 फुट का लेवल क्यों छोड़ा। रिकॉर्ड के मुताबिक बोइंग 777 के पायलट ने इसका कोई जवाब ना दिया। आज फिर
आपकी फ़्लाइट के निगहबान कंप्यूटर टीकैस ने इन हवाई जहाज़ों के खौफनाक तसादुम को बचा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, और कई सौ मुसाफिरों की ज़िंदगियां भी बच गईं। ये इतनी ख़तरनाक सूरत हाल थी कि 900 मील फ़ी घंटे की रफ्तार से ये दोनों हवाई जहाज़ एक दूसरे के करीब हो रहे थे और उनके दरमियान सिर्फ 15 मील का फ़र्क था, जो चंद सेकंड्स की बात थी, और खुदा न ख्वास्ता ये आपस में इस कदर तेज़ रफ्तारी से टकरा सकते थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक अगर किसी कंट्रोलर की शिफ्ट में ये वार्निंग इशू हो जाए तो हम उसे फ़ौरन उसकी सीट से उठा देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का जहन इस वक्त इतना परेशान हो चुका हुआ है कि वो मज़ीद ड्यूटी करने के काबिल नहीं है, और अगर हमने उससे ड्यूटी करवाई तो ये ऐन मुमकिन है कि वो इसमें गलतियां करें। पायलट्स की मजबूरी है कि उन्होंने अपनी फ़्लाइट पूरी करनी है। ये तो बाद में तहकीकात होंगी तो पता चलेगा कि गलती एयर ट्रैफिक कंट्रोल की थी या पायलट के समझने की थी। आज मुसाफिरों को क्या मालूम था कि दुबई में पहुंचने से पहले उनके हवाई जहाज़ के साथ कैसा भयानक वाक़या पेश आने वाला था। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि क्या ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास भी ऐसा कोई निज़ाम मौजूद है जो इस तरह के हादसे को रोक सके। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इस डिस्प्ले पर यह इंफॉर्मेशन दो तरह से आती है। एक तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडार हवाई जहाज़ों के ट्रांसपॉन्डर से आने वाली ये इंफॉर्मेशन पिक कर लेता है। इस तरह के रेडार को हम SSR रेडार कहते हैं। और दूसरी तरह की इंफॉर्मेशन ADS-B से आ रही होती है, जिसका मतलब है ऑटोमेटिक डिपेंडेंट सर्वेलेंस ब्रॉडकास्ट। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हवाई जहाज़ों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ADS-B हवाई जहाज़ों की शनाख्त, पोजीशन, ऊंचाई, रफ्तार और दीगर मालूमात को हवाई जहाज़ के अंदर मौजूद नेविगेशन सिस्टम्स की मदद से ट्रांसमिट नशर कर रहा होता है। ये नशरियात ट्रांसमिशंस ज़मीन पर लगे हुए ADS-B के रिसीवर्स पर कैच होती हैं और किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कंप्यूटर मॉनिटर्स पर नज़र आती हैं। यही ट्रांसमिशंस दूसरे हवाई जहाज़ भी रिसीव कर सकते हैं और उन्हें अपने कॉकपिट में देख सकते हैं। ADS-B से हासिल होने वाली ये इंफॉर्मेशन रवायती रेडार सिस्टम्स के मुकाबले में बहुत बेहतर समझी जाती है। मेरे पीछे इस वक्त दुनिया में जितने भी हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं उनके ADS-B से हासिल होने वाली इंफॉर्मेशंस फ्लाइट रेडार 24 और रेडार बॉक्स के सॉफ्टवेयर की मदद से उनकी वेबसाइट पर नज़र आ रही है। मैं इनमें से किसी भी हवाई जहाज़ पर क्लिक करके उसकी कंप्लीट डिटेल्स देख सकता हूँ, जैसे कि डिपार्चर डेस्टिनेशन, उसका रवानगी का टाइम, अराइवल का वक्त, लेवल, कोड, हर चीज़। यही इंफॉर्मेशन ज़मीन पर रेडार की मदद से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम्स पर भी आ रही है। अब हम वापस अपने सवाल की तरफ चलते हैं कि क्या ज़मीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिसकी मदद से हवाई जहाज़ों के दरमियान होने वाले आपस में तसादुम को रोका जा सके। तो जी हाँ, मैंने ऊपर जिन दो तरह की इंफॉर्मेशन का जिक्र किया है वो रेडार पर रिसीव होती हैं, तो फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में किसी एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से उसे हम कंप्यूटर स्क्रीन्स पर देख लेते हैं। इस सॉफ्टवेयर में हम इन हवाई जहाज़ों से मिलने वाली तमाम इंफॉर्मेशन को बहुत से मुख्तलिफ तरीक़ों से देख सकते हैं और बहुत से फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। मसलन अगर हम चाहें तो इसमें हवाई जहाज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाले एयर रूट्स डाल दें, तो फिर हमें ये हवाई जहाज़ इन रूट्स पर उड़ते हुए नज़र आएंगे और इस तरह हम किसी भी जगह पर मुमकिना तसादुम को हाईलाइट कर सकते हैं। बहुत सी मुख्तलिफ वार्निंग्स जनरेट कर सकते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि आने वाले चंद सेकंड्स या मिनटों में क्या होने वाला है, ताकि हम इस सिचुएशन को महफूज बनाने के लिए किसी किस्म का कदम उठा लें। इन सॉफ्टवेयर को हम ATM एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। मसलन एक वार्निंग हम इसमें इस तरह जनरेट करवा सकते हैं कि अगर किसी एक पॉइंट पर या आगे पीछे दो हवाई जहाज़ एक ही लेवल पर एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ गए, तो हमें इस कंप्यूटर में 90 सेकंड्स पहले ही एक वार्निंग और अलार्म मिलना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में लगे हुए रेडार्स पर जो ATM सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है, उसे यहाँ इस्तेमाल करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने बाहर जाकर ATM बनाने वाली कंपनी के साथ बैठकर ये सब कुछ अपनी ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन करवाया था। और याद रहे कि हमारी ज़रूरियात भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन और असूल के मुताबिक होती है। इस वक्त हमारे पास जो निज़ाम मौजूद हैं उसमें किसी भी ऐसी सूरत हाल में जब दो हवाई जहाज़ एक ही लेवल पर किसी मुमकिना तसादुम की तरफ बढ़ रहे हों, तो इस तसादुम से 90 सेकंड पहले ही दोनों हवाई जहाज़ों का एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर रंग बदल जाता है।
اور یہ بلنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی کنٹرولر کے سامنے لگی ہوئی اسکرین پر ایک ونڈو اوپن ہو جاتی ہے جس میں ان دونوں ہوائی جہازوں کے ممکنہ تصادم کی تفصیلات لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ پریڈکشن وارننگ ہے اور PR اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں جب لاہور میں اپنی شفٹ کا انچارج تھا اس وقت اور بعد میں بھی جب کبھی میں ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا امتحان لینے کے لیے جاتا تو اس PR پریڈکشن الرٹ وارننگ کے بارے میں ضرور پوچھتا۔ PR پریڈکشن الرٹ وارننگ آنے پر کنٹرولر کے پاس بآسانی 1.5 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ وہ کچھ ایکشنز کرے گا کہ ہوائی جہازوں کو ایک دوسرے سے محفوظ فاصلے اور محفوظ بلندی تک لے جائے۔ وہ ہوائی جہازوں کا لیول چینج کر سکتا ہے اور ریڈار کی مدد سے ان کا راستہ بھی تبدیل کر سکتا ہے تاکہ ممکنہ تصادم کا خطرہ ختم ہو جائے۔ ابھی اس سٹیج پر پائلٹ کو بھی کاکپٹ میں صرف ٹریفک کی وارننگ آتی ہے جو کہ اتنی خطرناک نہیں ہوتی۔ ٹریفک الرٹ ملنے پر پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول سے اس ہوائی جہاز کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے جو اس کے لیے آنے والے کچھ منٹ میں خطرہ بن سکتا ہے۔ اب ذرا مزید آگے چلتے ہیں کہ اگر کنٹرولر اپنے کسی اور کام میں مصروف تھا اور اس نے اس سچویشن کو بروقت ہینڈل نہیں کیا تو پھر اس صورتحال میں آئے ہوئے ہوائی جہازوں کے لیبل سرخ رنگ میں بدل جائیں گے اور فوراً ہی ایک بلند آواز میں الارم بجنا شروع ہو جائے گا جو پورے آپریشنز روم میں سنا جا سکتا ہے۔ ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے لیکن اب وقت بہت کم رہ گیا ہوتا ہے۔ تقریباً اس کے ساتھ ساتھ ہی کاکپٹ میں پائلٹ کو بھی TCAS RA کی خطرناک وارننگ مل چکی ہوتی ہے جس میں وہ جہاز کو کمپیوٹر کی ہدایات کے مطابق اپنے موجودہ لیول سے اوپر یا نیچے لے جائے گا۔ تو اس طرح آپ کی فلائٹ کو محفوظ بنانے کے لیے ہوا میں TCAS اور زمین پر ایئر ٹریفک کنٹرول ریڈار میں لگا ہوا سافٹ ویئر ATM میں موجود وارننگ سسٹمز کام کر رہا ہے۔ انشاءاللہ ہوائی جہازوں کے آپس میں ٹکرا جانے کا خطرہ اب نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لگنے والے ریڈار کے ATM سافٹ ویئر کی تربیت اسپین سے حاصل کی تھی۔ اس کے بعد جب یہاں اس ریڈار پر ATM کی انسٹالیشنز ہوئی تو باہر سے آئی ہوئی ٹیم کے ساتھ اپنے کنٹرولرز اور انجینئرز کی انپٹ پر میٹنگ کرتے رہے۔ ہر طریقے سے ATM نظام کو چیک کیا، اوکے کیا اور اس کے بعد ایئر ٹریفک کنٹرول کے حوالے کر دیا۔ اب الحمدللہ یہی نظام اسلام آباد ایئر ٹریفک کنٹرول میں کام کر رہا ہے۔ بات ساری یہ ہے کہ نظام موجود ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز اس پر ٹھیک طریقے سے تربیت یافتہ ہونے کے بعد ذمہ داری سے اپنی ٹریننگ کے مطابق کسی غفلت کے بغیر اگر کام جاری رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جہاں انسانی غلطی ہوتی ہے وہیں سارا کام گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ریڈار کنٹرولر نے 2 ہوائی جہازوں کو غلطی سے ایک ہی لیول پر کلیئر کر دیا اور ابھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہوا تھا کیونکہ ان ہوائی جہازوں کے آپس میں خطرناک حد تک قریب آنے میں تقریباً 10 منٹ باقی تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ریڈار کنٹرولر اپنے ساتھی پروسیجر کنٹرولر کو بتا کر ٹریفک دیکھتے رہنے کا کہہ کر واش روم چلا گیا۔ اس دوران یہ پریڈکشن الرٹ اسکرین پر آن ہو گیا اور انتہائی نازک 90 سیکنڈ کا ٹائمر آن ہو گیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ پروسیجر کنٹرولر بھی جس نے اس ٹریفک کو دیکھنا تھا اس وقت ہاٹ لائن پر کسی دوسرے ملک کی یونٹ کے ساتھ آنے والی فلائٹس کی ڈیٹیل لے رہا تھا اور اس نے اس پریڈکشن وارننگ کو ایڈریس نہیں کیا۔ پھر جیسے ہی ہوائی جہاز خطرناک حد تک قریب آئے ہوائی جہازوں کے لیبلز سرخ رنگ میں تبدیل ہو گئے اور الارم بجنا شروع ہو گیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس وقت ہوائی جہاز میں لگا ہوا TCAS RA سسٹم بھی ایکٹیویٹ ہو چکا تھا اور اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پائلٹ ایکشنز نے اس مڈ ایئر حادثے کو بچا لیا۔ ایسا ہو سکتا ہے یا کبھی ہوا ہوگا۔ کسی بھی کنٹرولر کی غلطی سے اگر TCAS RA کی وارننگ ہو گئی تو اس کنٹرولر کی نوکری تو گئی، اسے سزا بھی ملے گی اور ہو سکتا ہے اسے اس کام سے ہی ہٹا دیا جائے یا پھر اسے دوبارہ ٹریننگ پر لگا دیا جائے۔ اس کے ریٹنگ الاؤنسز بند ہو جائیں گے جس سے اسے مالی نقصان ہوگا۔ TCAS RA کو ہم ایویشن کی زبان میں سیریس انسیڈنٹ کہتے ہیں اور اس کی ہر حال میں رپورٹ AAIB تحقیقاتی ادارے کو دی جاتی ہے جو آزادانہ تحقیقات کرتے ہیں۔ پھر جس کی بھی غلطی ہو پائلٹ یا کنٹرولر کی سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی غلطی کسی پائلٹ یا کنٹرولر سے ہو اور خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ ہوائی جہازوں کو زمین پر آپس میں ٹکرانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے اور کیا نظام استعمال ہو رہا ہے یہ میری نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے یہ جاننا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کو اطمینان ہوگا کہ آپ کی فلائٹ کی سیفٹی کے لیے کیا کیا اقتدامات کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کا سفر بخیر ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔